are taller than 7-year old. This is an example of reference down from देखो 3-4 इस तरह की ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं, इनमें हम एक्सपेरिमेंटली डिवाइड करते हैं, या फिर हम इनको क्रॉस सेक्शनल इनमें टाइम सीरीज देखिए इसमें जो भी होते हैं 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं, मैं जो आपको इसमें बता देता हूँ कि कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती है। स्टडीज़ जो होती हैं 2-3 तरह की होती हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटल होती है। तो एक्सपेरिमेंटल हम करके देखते रहते हैं उसको, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। इसमें ये होता है कि हम खुद से डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ नहीं हो सकता है कि जो बच्चे बड़े होते हैं, लंबाई होती है, वो कुछ नहीं होती है। लेकिन ये जो होती है ना, ये जो स्टडी होती है, शमा तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ मैं। यस सर। ये जो स्टडी होती है ये टाइम सीरीज स्टडीज होती हैं। इस तरह की स्टडीज में क्या होता है, 2 तरह की स्टडीज होती हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती है और एक टाइम सीरीज स्टडीज होती हैं, जो टाइम के साथ साथ चलती जाती हैं और बदलती जाती हैं, जिनका हम उससे स्टडीज से फाइंड करते हैं। एक क्रॉस सेक्शनल ये होती है कि हम एक साथ 2 चीज़ों को इकट्ठा ले लेते हैं। वैसे तुम्हारे में रिसर्च का क्वेश्चन आएगा नहीं, ध्यान रखना, टीचिंग एप्टीट्यूड से नहीं है ये क्वेश्चन, ये रिसर्च के हैं। और इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करो। अभी क्वेश्चन हम लेके उस पर करेंगे। वैसे मैं बता दे रहा हूँ उसकी वजह से कि होता क्या थोड़ा सा, कि इसमें सिर्फ ये होता है कि हम 2 ग्रुप बना लेते हैं। अगर हमारे पास टाइम कम है तो हमने 2 ग्रुप बना दिए, जैसे दवाई का, जैसे ट्रायल चले ना अब उसके कोरोना वैक्सीन के। हम ये होता है कि कोरोना वैक्सीन, एक वैक्सीन को बनने में कई कई साल लग जाते हैं, 4-5 साल का कम से कम टाइम चाहिए था। ये होती है टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। लेकिन अब हमने क्या किया, ये वैक्सीन वालों ने क्रॉस सेक्शनल स्टडी की। एक ग्रुप पे इसको ट्रायल किया, एक ग्रुप पे दूसरी वाले को ट्रायल कर रहे हैं, काम चल रहा है। देखा कि इस ग्रुप पे कुछ फायदा दिख रहा है, दूसरे ग्रुप पे फौरन उसका ट्रायल शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि हमें उसके साइड इफेक्ट, 5 साल तक साइड इफेक्ट, एक वैक्सीन बनने के बाद कम से कम उसके 8 से 10 ट्रायल, ये 4 या 5 ट्रायल होते हैं, इसके सिर्फ 3 ट्रायल हुए। 3 ट्रायल भी क्या हुआ कि पहले 5,000 लोगों पे किया, 1,000 लोगों पे किया, फिर 2,000 पे किया, फिर 5,000 लोगों पे कर दिया। ये इससे होता है वॉलेंटरली लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया कि भाई हम वैक्सीन लगवा लेते हैं और हमें कुछ फ़ायदा होता है नहीं होता है, लेकिन कम से कम अगर फ़ायदा होता है या नुकसान होता है तो इससे कम से कम एक वॉलेंटरली, जैसे जानवरों पे पहले इस्तेमाल करते हैं। तुमने सुना होगा कि कब बंदरों पे, चूहों पे, मेंढकों पे, इस तरह से इन पे ये एक्सपेरिमेंट होते रहते थे, होते हैं अभी भी। यस सर। तो इसका ये होता है क्रॉस सेक्शनल। इसका टाइम वाला होता है कि हम पता करते हैं। दूसरी स्टडीज होती है क्रॉस सेक्शनल, जिसमें हम एक साथ 2-3 ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बना करके उनको करते हैं कि एक ग्रुप पे दूसरा काम चल रहा है। मान लो मैं टीचिंग करना चाह रहा हूँ कि एक को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, एक को ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, एक को किसी और तरीके से पढ़ा रहा हूँ। हमने 4 ग्रुप पढ़ा दिया, अब चारों का रिजल्ट एक साथ आ जाएगा, 1 साल में सारा काम निपट जाएगा। लेकिन अगर हमने सोचा, ये पढ़ाई किया कि हमने एक एक ग्रुप को एक एक बार में ही पढ़ाना है, पहले हम एक ही ग्रुप को पढ़ाएंगे, पहले मैथमेटिक्स साइंस टेक्नोलॉजी यूज़ करके पढ़ाएंगे, फिर उससे पढ़ाएंगे, फिर देखते हैं कि हमारा मेथड कौन सा अच्छा है। तो ये रिसर्च के क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर, मुझे सिर्फ यही पूछना था कि इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना? नहीं नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैंने बता दिया, ये रिसर्च है, एजुकेशनल रिसर्च है। ओके सर। तुम आपको अब हमने दूसरी चीज़ें, हमने हमारा मैथ, इसमें आज हम जो मैथ्स के हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, देखो थोड़ा सा एक चीज़ और मैंने भी छोड़ा हुआ है, छूट गया है मुझे, शायद मैंने ध्यान भी नहीं दिया है। कुछ तो वो होता है कि हमने मैथ्स में पढ़े थे, अच्छे खासे हमने क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं। और अब हमारा काम ये है कि हम कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के और कुछ क्वेश्चन साइंस के जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। देखो आज मैं पहले साइंस से स्टार्ट करता हूँ, जो सर ने बोला कि साइंस देख लेता हूँ मैं। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे, जैसे भी है बहुत सारी चीज़ें हैं।
एक कम्युनिकेशन थोड़ा सा, जो फर्स्ट बैच वाले हैं मैंने उनको कम्युनिकेशन नहीं पढ़ाया है अभी, बस थोड़ा एक क्लास में उसकी लूँगा। हम आज पूरा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स ही करेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन को थोड़ा, अगर आपको दिक्कत आती है मैथ्स में, आपको कितना कितना आपके पास में, देखो मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए, उसके कई कई साल के क्वेश्चन भी करा दिए हैं। आई थिंक हमारी तरफ से मैथ्स का सिलेबस अच्छा खासा हो चुका है। अगर कुछ प्रॉब्लम, नहीं नहीं नहीं, अपने आप लोग कर लो, बचा देना उसमें। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रेजेंटेशन, स्क्रीन दिखने लगी ना? मैं इतनी देर से उसको ऐसे ही पढ़ा रहा था, मुझे पता ही नहीं, स्क्रीन शेयर ही नहीं की है। हाँ, तो हम आज जो स्क्रीन इसमें शेयर कर रहे हैं ना, वो इसमें करते हैं कि पुराने क्वेश्चन पेपर सारी चीज़ों से मिला के, जो मैथ्स के आएंगे तो मैथ्स बता देंगे, साइंस का होगा तो साइंस का, और टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा तो टीचिंग एप्टीट्यूड का। आज मैं 3 चीज़ें लेकर के चलूँगा, ठीक है? तो हमने पढ़ा है, तो हम, हाँ बताएं। कुछ भी नहीं। Which of the following learner characteristics is highly related to the effectiveness of teaching? आपके हिसाब से, या एज ए टीचिंग जो आप पढ़ रहे हैं, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, सबसे अच्छी भारत निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी विशेषता, टीचर की सबसे अच्छी विशेषता होती है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, बच्चों का पिछले मतलब उनके सीखने के पूर्व अनुभव, सीखने वाले के माता पिता के शैक्षणिक स्थिति, माँ बाप ने कितना पढ़ा है, पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर, फैमिली साइज ऑफ विच द लर्नर कम्स। तो हमें सबसे अच्छा, आसान, जो इफेक्टिव अगर हम कर सकते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे किस लेवल तक पढ़े हुए हैं, बच्चों को कितना आता है, मतलब प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, बच्चों ने कितना सीख चुके हैं अभी तक, यही है ना? ए ए होगा। हाँ, तो इसमें इसमें हमने ऐसे ही, देखो आज ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, इसको बता रहा है कि एजुकेशनल स्टेटस, माँ बाप के एजुकेशनल स्टेटस का बच्चों पे फर्क तो पड़ता है, लेकिन इस तरह का फर्क नहीं होता कि उनसे टीचिंग के इफेक्टिवनेस नहीं बना सकता। वो बच्चों को अच्छा बना सकता है, बच्चों की एजुकेशन को मूव करा सकता है, बच्चों के होम असाइनमेंट और बच्चों की जो एबिलिटीज हैं उनको इंक्रीज करता है। और पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर, पीयर ग्रुप स्टूडेंट को इफेक्ट करता है, ना कि टीचिंग को इफेक्ट करता है। टीचर के हाथ में होता है, अगर उनको मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट कराना, दूसरे बार एडमिनिस्ट्रेशन इस टीचर का होती है जिम्मेदारी। और बच्चों की फैमिली साइज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता टीचिंग के ऊपर, बच्चों की टीचिंग फैमिली साइज से बच्चों के टीचर के ऊपर कोई नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक यू शुड, अगर आपकी क्लास में सारे ज्यादातर एक बच्चों की तादाद जो है वो बहुत कमजोर तबका है, इन कमजोर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल, ना कि फाइनेंशियली और किसी और के मतलब से कह रहे हैं हम। नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट ऑफ स्टूडेंट, आपको क्या करना चाहिए? बच्चों की परवाह नहीं करनी चाहिए, उनकी बुद्धिमत्ता की परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हिंदी में बाद में आएगा, पहले इंग्लिश में ही आना पड़ेगा इसमें। कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट कंप्रहेंशन लेवल में इंक्रीज, अपनी स्पीड को इतनी तेज बढ़ा देना चाहिए कि बच्चों का कंप्रहेंशन लेवल बढ़ जाए। कीप योर टीचिंग स्लोली, अपनी टीचिंग को स्लो कर देना चाहिए। कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल। अब कौन सा सही है? अपनी टीचिंग को स्लो रखना सर चाहिए, डी होगा इसका। हाँ? डी डी होगा इसका। अब देखो, पढ़ते जाना और समझते जाना, हमें अपनी टीचिंग को स्लो रखना है, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट, मतलब जो शार्प स्टूडेंट्स हैं, उनको अलग से गाइडेंस देते जाना है। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इस तरह के क्वेश्चन। देखो इसी तरह के क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन पेपर है, मैंने इसलिए आज को लास्ट में उठाया है। अच्छा, कौन सी डेट का ये? 2020 का क्वेश्चन पेपर है, बीएड वाला है।
अब बीएड का रह गया ना, सिर्फ डीएलएड बीएड का सब खत्म हो गया, तो अब बीएड का स्पेशल, क्योंकि हम बीएड ही पढ़ रहे हैं तो बीएड का लेवल देख लेते हैं। अ टीचर इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज और स्टूडेंट्स शुड, अगर एक टीचर अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, मतलब वो उसको बच्चों को अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं बच्चे, तो क्या करना चाहिए उसने? इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट, अपने टीचिंग मेथड को बदलना चाहिए और उनको पहले उनका मूल्यांकन करें, देखें कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ, उसके बाद में देखें कि सही पढ़ा रहा हूँ तो फिर और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें। पद से इस्तीफा दे दे, विद्यार्थियों को दोष तलाश करे या लिखना शुरू कर दे। बताइए कौन सा सही है? सर ए। वो पहले अपने आप को देखे, सबसे पहले अपने आप को देखे, क्योंकि क्लास अटेंडेंट खुद ब खुद हो जाती है जब अपने टीचर्स के अंदर क्वालिटी होती है। तो आप अल्लाह करे आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो और आप यहाँ पे उसमें करें, तो ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से आप लोग इसको डील करना, तो आप खुद रियलाइज़ करो कि एक कितना अच्छा टीचर होने के लिए कितनी ज़रूरतें होती हैं। Which of the following is the most important single factor is underlying success of the beginning of teachers? सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ में आती हैं? देखो, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास एंड द पीपल्स, अपनी पर्सनैलिटी और बच्चों को रिलेट करने की जो एक छात्रों को साथ में जो होने की क्षमता होती है ना इंसान की, वो हर किसी के अंदर नहीं होती, कि वो बच्चों के साथ कितनी जल्दी मिक्सअप हो जाता है। खासतौर से छोटे लेवल पे जब हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि फीमेल कैंडिडेट्स जो होते हैं, फीमेल टीचर्स जो होती हैं, वो अच्छे से लाई करती हैं, क्योंकि उन्हें एक मदरहुड का एक वो होता है, या एक मतलब अब लव एंड अफेक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है बामुकाबले उन मेल टीचर्स के, तो इसलिए ज़्यादातर जो प्राइमरी लेवल पे जो उसको प्रेफर करते हैं खुद ब खुद। उनका मैं उसको कोई बायसनेस नहीं कह रहा हूँ, पढ़ाने को तो बहुत सारे मेल टीचर्स भी प्राइमरी लेवल पे पढ़ाते हैं, लेकिन जो अच्छा रिजल्ट जितने प्यार से वो लोग पढ़ा लेते हैं इतना नहीं हो पाता है, बच्चों के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं, ये एक दिक्कत का सामना होता है इसमें। आप लोगों को साइंस रजा सर ने पढ़ाया था ना? यस सर। देखो, यहाँ से 91 नंबर से क्वेश्चन उसके शुरू होते हैं, तो मुझे यहाँ पे बतानी है सारी चीज़ें के साथ साथ। निम्नलिखित में से कौन सा, 91 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट बिहेव केमिकली बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल्स? तो मेटल्स और नॉन मेटल्स तीन तरह की चीज़ें होती हैं हमारे पास, मैं यहाँ पे अब इसको देख रहा हूँ। एक तो मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, और होता है मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो इनमें मेटल्स जो होते हैं जितने भी लेफ्ट, आपने पीरियोडिक टेबल 10th क्लास तो सभी ने पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी Na, Mg, Ca, Li, ये सब जो है मेटल्स हैं। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और भी हैं, आयरन भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है, ये मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनमें हमने बताया ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये नॉन मेटल्स हैं। फिर आते हैं नॉन मेटेलॉइड्स, जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब दोनों की प्रॉपर्टीज किस किस के अंदर होंगी, उनको बीच में बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है, अब मेटेलॉइड्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं? बोरॉन, हम्म, बोरॉन, बोरॉन, हाँ, बोरॉन, और कौन से होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ये जो इसमें है आंसर में देखेंगे हम, इसमें बोरॉन जो है वो ऐसा है जो कि
नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज को वो शो करेगा, जो कि अब अपने आप पता करना है। ये जो होते हैं, एक और टेबल मैं इसमें बता देता हूँ, वो आते हैं, ध्यान रखना है इन चीज़ों को। देखो, एक होती है, ये तो बोरॉन जो होती है, इसकी एक लिस्ट है, मैं नाम बता रहा हूँ पहले इनमें से जो मेटलॉइड्स हैं, लिख लेना का ध्यान रखना। इस तरह के होते हैं, एक बोरॉन है, सिलिकॉन है। सिलिका का इस्तेमाल माइका बनने में होता है। माइका जो होता है, जैसे दरवाजों पे, गेट वगैरह पे चिपका होता है ना, वो माइका होता है। जर्मेनियम है, स्पेलिंग में देख लेना, जर्मेनियम नाम से है। और आर्सेनिक। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे इनका इस्तेमाल, ना तो ये पूरी तरीके से कंडक्टर होती हैं। अगर माइका है, उस पर बिजली का तार टच हो रहा है, लाइट का तार टच हो रहा है, तो उससे करंट लग सकता है। लेकिन अगर ऐसे कहें कि हम उसमें की इलेक्ट्रिसिटी को उसका ही वायर बना दें, तो फिर पॉसिबल नहीं है। सिलिका के वगैरह के ही, जो सिलिका वगैरह के क्या चीज़ें बनती हैं, मेरे ख्याल से आर्सेनिक, आर्सेनिक चीज़ों की बनती है, जो भी कुकर वगैरह के जो वो होते हैं, हैंडल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उसी चीज़ों की बनती हैं। एक होता है इसमें से, ग्रुप पूरा बता दे रहा हूँ मैं इसमें, एक लास्ट में एक प्योरिटिक टेबल अभी अपने फोन में देख सकते हैं, सर्च करके आप लोग। प्योरिटिक टेबल में सबसे आखिर में एक ग्रुप होता है जिन्हें बोलते हैं नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। इस तरह के ये जो होते हैं, इनको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव गैस। मतलब ये तो किसी चीज में, तो इसमें हीलियम भी इसी में आता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरह की 4-5 गैस हैं। तो हीलियम का इस्तेमाल गुब्बारे वगैरह में इस्तेमाल में भी होती है। आर्गन वगैरह ये उसमें भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है उसमें? जो बल्ब होता है, 100 वाट का जो बल्ब होता है, आर्गन गैस भरी होती है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास में जो गैसेस हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। क्योंकि इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इसका बता देते हैं, तो इनका एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो वो कम्प्लीटली फिल होता है। ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो इनका एक पूरा का पूरा हम इस तरह से इनमें पॉइंट, ये न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पे जो न्यूक्लियाई होते हैं, देखो न्यूक्लियाई जो होते हैं, इनको बोलते हैं, ये होते हैं दो, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मतलब एक एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं। अभी फिलहाल तक आपके जहाँ तक आपको आना है वहाँ तक इसमें सिर्फ चीजें होती हैं। एटम जो बनता है वो 3 चीजों से बनता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियाई। इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, न्यूक्लियाई की। तो न्यूक्लियाई का मतलब इसमें, और फिर एक होता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ये तो न्यूक्लियस पे होते हैं। न्यूक्लियस मतलब होता है हिंदी में नाभिक। मतलब बिल्कुल सेंटर पे होता है, किसी भी चीज़ का एक नाभिक होता है, सेंटर जिसको बोलते हैं, वो सेंटर पे होता है। उसके अलावा जो बाहर की इसमें ऑर्बिट्स बने होते हैं, जिन्हें वो बोलते हैं छोटे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स राउंड करते हैं चारों तरफ। तो न्यूक्लियस, इनको जो बोलते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन एटम के अंदर कौन कौन से 3 चीज सब पार्टिकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो 3 पार्टिकल्स होते हैं। इनके अंदर तादाद के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को अडॉप्ट कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। लेकिन याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे हमने क्या क्या बताना था, इस चीज़ को देखना है। बस ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन्स ई से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन्स एन, प्रोटॉन्स पी। तो इनको, इसका जो है, ये किसने फाइंड किए थे?
इलेक्ट्रॉन्स की वो किसने की थी? सर रदरफोर्ड। चैडविक ने। हम्म, चैडविक ने क्या किया था? जे थॉमसन किसने किया था? जे थॉमसन ने क्या किया था? सर 10th में पढ़ा था, भूल गए। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। इलेक्ट्रॉन का किया था उन्होंने। इसमें 3 हैं, देखो इसमें तो ई चैडविक जो है, मैं बता रहा हूँ, ई चैडविक, जे थॉमसन, ठीक है, और प्रोटॉन का था रदरफोर्ड। इनकी मेटल्स हैं रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने उसने जब बताया कि क्या होता है इसमें, एक बॉटल उसने एक एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉइल लेकर के। गोल्ड फॉइल में उसने बम्बारमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स का। देन ही फाउंड दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट ऑफ एट न्यूक्लियस। इनका जो वेट होता है, इनके ऊपर चार्ज होता है, तो इसके ऊपर ई पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। और ये कैसे होता है? ई पॉजिटिव, मतलब इसको पी से करते हैं तो हम इसको ऐसे ई ना लिख करके डायरेक्ट पी लिखें तो पी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें 3 चार्जेस होते हैं, बस ये दोनों चीज़ें याद रखनी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब पार्टिकल्स हैं और इनके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। इसके बारे में जितना मैंने बताना था हम बता चुके हैं। जो मेटल्स, देखो जो मेटल्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि वो हार्ड होते हैं। मेटलर्स जो होते हैं वो कब कुछ हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के होते हैं, मतलब वो उनकी दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ना ज़्यादा हार्ड होते हैं ना ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो भुरभुरे होते हैं, उनकी शाइनिंग नहीं होती। मेटल्स को अगर घिसा जाता है, और जो नए होते हैं तो शाइनिंग होते हैं, चमकदार होते हैं। अक्सर नॉन मेटल चमकदार नहीं होते। जब मेटल्स को पीटा जाता है, मतलब किसी हैमर के जरिए, हथौड़े के जरिए, तो वो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस साउंड। लेकिन मेटलॉइड्स को जब पीटा जाता है तो वो बिखर जाते हैं टुकड़े टुकड़ों में। मेटल्स को जब पीट करके छोटी छोटी पतली चादरें, मतलब शीट्स में तब्दील किया जा सकता है। इवन फॉइल्स में भी तब्दील किया जा सकता है, जैसे आपने चांदी का वर्क देखा होगा, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल तो आसानी से सबने देखी होगी, खाने पैक होकर के आता है बाहर से अगर आप रोल वगैरह मंगाते हैं तो। और चांदी का वर्क भी, बर्फी वगैरह जब आप काजू कतली वगैरह किसी भी दुकान से लेकर के आएंगे तो उसमें अमूमन लगा रहता है, तो वो सिल्वर फॉइल होती है, चांदी का वर्क होता है, उसको वर्क बोलते हैं हिंदी में और फॉइल बोलते हैं। तो इनको छोटी, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, क्या प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी इसकी प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी के जरिए हम इसको छोटी चादरों में, पतली फॉइल्स में पीट सकते हैं। ये ध्यान रखना है मशीन में। बाकी मैं पता आगे बीच में ज़्यादा नहीं करना चाह रहा हूँ, बात आगे चलती जाती है। देखो फैराडेज लॉ जो है एसोसिएटिव, फैराडे के जो लॉ है वो इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रो, और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उसी में इलेक्ट्रिसिटी में ही फैराडेज के लॉ हैं। 2 लॉज हैं, फैराडे और अलग है फ्लेमिंग का लॉज है। तो इसको बस याद रखना है, आप लोग पढ़ेंगे, याद रखने की चीज़ें, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ आगे बताने की चीज़ नहीं है। देखो हाँ, एक चीज़ होती है कि खुली हवा में चूना पानी दूधिया हो जाता है, वजह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब लाइम वाटर जो होता है, लाइम वाटर आपके घरों में कभी आपने देखा हो, चलो घरों में नहीं होता अक्सर इस चीज़ को। अब पहले ये होता था कि जो पुताई होती थी घरों में, वो चूना पत्थर होता था, उसको पानी में डालते थे। किसी ने देखा है उस तरह का, उससे पुताई होते हुए? हाँ सर, हाँ, पूरा उसका पानी ऊपर उठ जाता, तो वो पानी बबलिंग। जो, अगर हम उस पानी को निकाल लेते हैं तो वो बिल्कुल पानी जैसे होता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है। लेकिन जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो वो दूधिया हो जाता है। तो इसका ध्यान रखने का ये है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आएगा, मतलब अगर हम उसमें फूंक मारते हैं या स्ट्रॉ लगा करके
उसको उसमें अपना फूंक मारते हैं या फिर उसको कार्बन, तो हमारे जो इनहेल करते हैं, जब हम अपनी जो गैस होती है जो हम इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है हमारी सांस में, जो मतलब एक्सहेल। इनहेल तो हम ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल जो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगर हम किसी उसमें फूंक मारने लगे बार बार तो क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से दूधिया हो जाता है, और उस दूधिया रंग की रीजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पिछली बार को एक क्वेश्चन आया था कि आग जलाने की वजह क्या है और आग बुझने की वजह क्या है। तो आग जलने की वजह ऑक्सीजन गैस होती है, और आग बुझने की वजह जो होती है, बुझाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और आपने अक्सर देखा होगा जितने भी वाटर फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स मतलब होता है जो आग बुझाने वाला यंत्र, हिंदी में बोले तो, वो बैंकों में देखा होगा, लाइब्रेरी में भी लगा हुआ है, रेड कलर का रखे हुए हैं। तो उनका मतलब ये होता है उन्हें, उनमें दो चीज़ें होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम ड्राई आइस करके बोलते हैं। और उसको जैसे किसी चीज़ के ऊपर एक ज़मीन पे मारो थोड़ा सा और फिर उसको प्रेशर करना शुरू करो तो वो जिसके ऊपर जाएगा वो आग को बुझाते चला जाएगा, वो बिल्कुल जम जाता है, ऐसे जैसे बर्फ जम गई है उसके ऊपर, उस बाद में पिघल के नीचे गिर जाता है। तो ड्राई आइस होती है, वो पानी के ऊपर जम जाती है। तो ऐसी छोटी मोटी जगहों पे अगर बैंक वगैरह में आग लग जाती है तो पहले उसी से इस्तेमाल करके बुझाया जाता है, बाकी बाद में फायर जो भी उसके आग लगने की वजह है उसका इस्तेमाल करके फिर पता कर लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आग जलाने का काम ऑक्सीजन का होता है, आग बुझाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है, इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर्स में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होती है। तो सोप आर, देखो सोप जो होते हैं साबुन, तीन हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं खाने में लेमन है, कर्ड, मौसमी जो भी होती है, और ये तो नेचुरल एसिड हैं, या फिर चींटी के काटने के, चींटियों के, मधुमक्खियों के बीज जो होती हैं, बटरफ्लाई, ओ नहीं बटरफ्लाई कहाँ काटती, फ्लाई जो होती हैं, आंट जो होती है, बी। तो बटरफ्लाइज हों, हाउस, ये काटते हैं, तो इनमें से भी एसिड होते हैं, किसी में फॉर्मिक एसिड होता है, किसी में एसिटिक एसिड होता है, किसी में या फिर विनेगर्स होते हैं। जो नेचुरल एसिड्स होते हैं अमूमन वो होते एसिड्स हैं, हमें ये नहीं मतलब कि हमें वो कैसे हैं, नेचुरल है, हमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है अभी। तो ये जो लेमन्स वगैरह ये जो होते हैं नेचुरल एसिड होते हैं, इनको वीक एसिड बोलते हैं। फिर होते हैं हार्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं चार हैं, H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HCl इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होता है HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये हार्ड एसिड है, अगर हाथ पैर पे गिर जाता है प्योर कंडीशन में तो हाथ को जला देता है, और अगर बॉडी बहुत देर तक जलता जाता है किसी के ऊपर तो गला देता है उसको, चीज़ें मेटल तक को गला देता है। इनको प्लास्टिक के बॉटल्स में रखा जाता है अक्सर, या तो फिर उसमें कांच के शीशों में रखा जाता है, ग्लासेस में रखा जाता है, जार्स में। ये खाने में टेस्ट में बहुत खट्टे होते हैं, बैटरीज वगैरह या फिर इनमें इस्तेमाल होता है इनका। आपने देखा होगा जो इन्वर्टर्स वगैरह जिसके घर पे होगा तो उसमें बैटरीज में जो डला होता है HCl डला होता है पानी मिला करके। इनको पानी मिला दिया जाता है तो इनको एक्वस बोलते हैं, AQ लिख देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लिख के AQ एक्वा, और H2SO4 अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है पानी मिला हुआ है, और CEN लिखा हुआ है, CON लिखा हुआ है H2SO4 तो इसका मतलब प्योर कंडीशन में है। इसका मतलब होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, इसका मतलब होता है एक्वस, AQS एक्वस। एक्वा मतलब एक्वा तो आपने सुना ही होगा, एक्वाफिना या एक्वा वाटर वगैरह आता है, तो एक्वा या फिर एक्वेरियम जिससे नाम सुना है। तो इसमें मतलब पानी मिला होता है, जहाँ भी एक्वा का मतलब पानी होता है और पानी का मिला हुआ चीज़ होती है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है प्योर कंडीशन में होता है, अगर इस कंडीशन में मार्केट में अवेलेबल होता है लेकिन मिलेगा नहीं अगर, तो इसमें बहुत सारे इसके लिए मिसयूज होते हैं अक्सर, जैसे किसी के चेहरे पे डाल दिया तो इस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इस तरह की, तो ये होते हैं एसिड्स।
जो दूसरे होते हैं बेस होते हैं, बेस का मतलब ये होता है कि वो खाने में खारे लगते हैं। जैसे साबुन का पानी, साबुन पानी होता है, कोई भी आप कभी जैसे नहा रहे हैं, शैम्पू है वगैरह, शैम्पू के अगर हम शैशे को दांतों से काट रहे हैं, उसका हाथ से दबा रखा है और थोड़ा सा शैम्पू अगर मुंह में चला जाता है तो आपको पता है कि टेस्ट कैसा लगता है। अक्सर ज़्यादातर लोगों के साथ में हो जाता है, हुआ है कभी किसी के साथ में। ये साबुन का पानी नहाते वक्त में जैसे हो जाता है, या सब कपड़े धुलते वक्त में कुछ बात करते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा अगर ड्रॉप भी चली जाती है तो पता चल जाता है कि इसका टेस्ट कैसा है। एकदम अजीब सा खारा सा टेस्ट होता है। तो ये बेस होते हैं, इनका टेस्ट से पता चल जाता है कि बेस कैसा है। तो इनके जो होते हैं NaCl होता है, NaOH होता है, COH KOH होता है और CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये नमक होते हैं। बाकी फिर नॉन नमक होते हैं, NaCl होता है, MgCl होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं MgCl NaCl ये नमक होते हैं। MgCl2 होता है इसका फॉर्मूला। ये नमक होते हैं खाने वाले। अब हमने बताना है साबुन जो होता है, वो हमने बीच में भी बता दिया क्या होता है। साबुन जो होते हैं इस तरह के होते हैं, इनमें कोई जायका नहीं होता। अगर जायका बनाना है तो इसमें कुछ चीज़ मिलानी पड़ती है। एसिड मिला देंगे तो खट्टापन हो जाएगा, दूसरी सोडा मिला देंगे तो ये फिर बेसिक हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि सोडा होता है या कुछ भी बनाना है हमने, लेकिन ये बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, ना खट्टे ना मीठे होंगे। ये चीज़ें जो होती हैं ये आधा या तो खट्टा होगा या तो मीठा होगा, वो खारा होगा, और उसके साथ में दोनों पता चल जाता है। तो साबुन जो होता है वो क्षारीय होता है, मतलब बेसिक होता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। हम्म। यस सर। तीसरा है पायरेडाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कंपाउंड। पायरेडाइन एक देखो कंपाउंड जो होते हैं कीटोन, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कीटोन। हमारे पास में ग्रुप होते हैं, लास्ट में बनाते हैं CH3 COOH, इसको बोलते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड ये ग्रुप बोलते हैं इसका। तो अगर कोई भी नाम लिखा, जैसे हमने 3 लिखा तो मीथेनोइक, अगर 3 लिखेंगे तो प्रोपेनोइक, ऐसे करके लिखते हैं प्रोपेनोइक। प्रोपेन लिखेंगे, जैसे मान लो 3 होते हैं तो हमने बता देता हूं मैं, CH होता है 4 तो इसको बोलते हैं मीथेन। मतलब C की तादाद 1 तो मीथ, 2 तादाद होती है C2 होता है तो ईथ होता है ETH, 3 होता है तो प्रोप होता है। याद आ रहा है कुछ? यस सर। 4 होता है तो क्या होता है? हम्म, ब्यूटेन। ब्यूट होता है। ब्यूट एन तो तब होगा जब सिर्फ इसके साथ में कम वो लगेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे सिर्फ। बाकी हम इसको बता रहे हैं 5 तादाद का, कार्बन की तादाद के ऊपर। C5 होता है तो क्या होता है? पेन। 6 होता है तो अच्छा। हेक्स। अच्छा। हेक्स हेप्ट ऑफ 9 और नोन। तो इस तरह से होते हैं। तो अब यहाँ पे हमने प्रोप बताया तो प्रोपेन होता है, और ओइक एसिड हम इसमें लगा देते हैं तो CH3CH2COOH। तो कितने हो गए कार्बन इसमें? 1 2 3। तो ये बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। आया समझ में? तो इस तरह का तो ये तो होता है ओइक ग्रुप। एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? अब किसी के लास्ट में अगर यहाँ पे इसको भी ना लगाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं CHO, तो ये एल्डिहाइड हो जाता है। जैसे एसिटेल्डिहाइड और प्रोपेनॉल, ऐसे कुछ भी हम लगा देते हैं। एसिटेल्डिहाइड है या इथेनॉइड एसिड है, या इस तरह के हम आगे करते हैं। एक होता है CH3 OH ग्रुप, इसको बोलते हैं ऑल। जैसे प्रोपेनॉल
है ना, ब्यूटेनॉल और इथेनॉल। तो जो इथेनॉल होता है वो जो ड्रिंक होती है या जिसको हम वो बोलते हैं अल्कोहल बोलते हैं, वही होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो ये हम इसमें बता चुके हैं कि यहाँ पे तीनों में से कोई सा भी नहीं है, एल्डिहाइड भी नहीं है, एल्किलीन भी नहीं है और हाइड्रोक्लोरिक। तो ये हाइड्रोसाइक्ल होता है। साइक्लिक का मतलब होता है जैसे बेंजीन होती हैं और पायरिडीन होती हैं, तो ये चार का ग्रुप होता है, मतलब इस तरह का बना होता है कि आपने पढ़ा होगा बेंजेल्डिहाइड, सी 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 सी, ये बेंजीन वाली स्ट्रक्चर होती है। तो ऐसे ही इसका भी होता है, 1 2 3 5 होते हैं इसमें, और बाद में लास्ट में OH होता है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक। पायराडाइन का जो होता है साइक्लिक होता है, हाइड्रोसाइकिल होता है, साइक्लिक होता है। तो साइक्लिक का मतलब जब सर्किल जैसा बना होता है, कहीं भी 5 का 6 का 8 का 10 का सर्किल बन सकता है। बहुत बहुत बड़ी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जब हम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो इस तरह के भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो इनको साइक्लिक बोलते हैं, जहाँ पे मतलब कार्बन जो है वो आपस में एक दूसरे के साइकिल बना के जुड़े हुए होते हैं। इससे हाँ 11:30 तक क्लास है, जाना है तुम्हें? तुम चाबी मुझे दे जाना, उसकी मैं कर जाना आराम से। तो ये साइक्लिक होते हैं। दूसरा which of the following is help in the synthesis of protein from amino acids? देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बॉडी में, निम्नलिखित में से कौन सी अमीनो एसिड में प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है? तो इसमें राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन के संश्लेषण में काम करते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी है, इसमें दूसरी चीज बताने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दैट इज अ पावर पॉइंट ऑफ पावर होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कि अगर हम इंसान के लिए एनर्जी को डेवलप कर एनर्जी बनाते हैं, प्लास्टिक गोल्गी ऑपरेटस जो होते हैं, गोल्गी के इनके अंदर प्लाज्मा और ये सारी चीजें अपैरेटस बोलते हैं इनको, और इसमें छोटी प्लाज्मा वगैरह स्टोर रहता है, मान लो कभी इंसान को जरूरत पड़ती है तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं दिस हेल्प्स टू सिंथेसाइसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने में, उनके संश्लेषण में मदद करता है। फंगी, मशरूम, मतलब मशरूम क्या है? फंगी है, बैक्टीरिया है, क्या है बताओ? सर फंगी। कैसे पता? बताओ फिर। मशरूम बैक्टीरिया का एग्जांपल, बैक्टीरिया का एग्जांपल दो। लैक्टोबैसिलस। हाँ हम्म लैक्टोबैसिलस। ट्यूबरकुलोसिस। प्लांट्स तो पता ही है, इसमें आगे मुझे ये भी फैक्चुअल है, इसमें भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एन एसेंशियल नीड ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब बीज के अंकुरण के लिए इसकी उपस्थिति होना आवश्यक है। मगर अगर कि मान लो हमने बीज का अंकुरित करना है, अंकुरित का मतलब जर्मिनेशन होता है जब उसमें मतलब छोटे से जैसा जो उसमें वो निकलने लगता है। तो अंकुरित होने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? मिनरल्स जरूरी हैं, वाटर जरूरी है, लाइट जरूरी है, टेम्परेचर जरूरी है। वाटर। वाटर सबसे इम्पोर्टेंट है, मिनरल्स होना बाद के लिए। उसको देखो मिनरल्स की भी जरूरत होती है, लाइट की भी जरूरत होती है, लेकिन जब वो जमीन पे बाहर निकल आता है तो उसकी ग्रोथ के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। लेकिन जब तक वो स्वेल नहीं होगा, जब तक उसका जो ऊपर का जो कवरिंग है वो स्वेल नहीं होगी, मतलब फूलेगी नहीं पानी में डल के, तब तक उसमें से जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगा। जितने भी पानी के होते हैं सबसे पहले जमीन को ताज़ा किया जाता है, इसीलिए जमीन का इरिगेशन और वो सब जो पहले किया जाता है ना, वो इसीलिए किया जाता है। समझ में आया नहीं आया? हाँ, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द ग्रीन प्लांट्स जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक यूज ऑफ सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू, किसमें करते हैं इसको?
बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स। हम्म। कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स? मिनरल है। हम्म। खाने को खाने में जो न्यूट्रिशन है। हम्म। देखो इसमें होता तो यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स में ही इसको चेंज करते हैं, और लेकिन इनकी चारों चीज़ों की प्रोटीन जो होती है जो कि हेल्प करता है, प्रोटीन्स की तो हमें उसमें नहीं जरूरत पड़ती है। तो एंजाइम्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंस होता है, क्लोरोफिल वगैरह इसमें चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? तो जो पौधों पे होता है ग्रीन ग्रीन क्लोरोफिल। ग्रीन रंग। दिस इज ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन लीफ पे। पिगमेंट्स होते हैं, शाबाश। इसमें यही होता है कि ग्रीन पिगमेंट्स जो होते हैं, छोटी छोटी पिगमेंट्स का मतलब एक छोटे बहुत छोटी चीजें, स्ट्रक्चर होती है जो जिनमें जिनकी वजह से उसका कलर जो है ग्रीन दिखाई देता है। अगर आप उसको कभी तोड़ने लगते हैं तो हाथ पे कभी ग्रीन कलर नहीं लगता है। अगर पौधों को तोड़ना स्टार्ट कर दें तो उसको तोड़ के अगर हाथ से उसको मल के देखते हैं तो उसमें ग्रीन नहीं आता है, कलर अलग निकलता है। तो इसके वजह से पिगमेंट्स होते हैं, उससे पता चलता है कि वो छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं। व्हाट इज व्हाट इज द कैरियर ऑफ द मॉस्किटो? मलेरिया। कौन से किस मलेरिया बीमारी? मस्कीटो। हम्म। एनोफिलिस फीमेल मस्कीटो। एनाफिलीज। सेरेनिफीज फीमेल मॉस्किटो। डी। हम्म। देखो मच्छरों के और डेंगू। सैंड फ्लाई से क्या होता है? डेंग फायर। फ्लाइज की वजह से क्या होता है? जो हाउस फ्लीज जो होती है उनकी वजह से कोई बीमारी फैलती है, नहीं फैलती? फैलती है। कौन से? डायरिया वगैरह, जैसे खाने पे बैठ जाते हैं, बहुत टाइम से खाना खा लेते हैं तो डायरिया हो जाता है, या फिर कॉलेरा वगैरह भी प्रॉब्लम उसी की वजह से होती है। इसमें ये होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, और लूज मोशंस और वोमिटिंग वगैरह इसमें स्टार्ट हो जाती है। इन सर्कुलर मोशन, देखो मोशन जो होती है, सर्कुलर मोशन और एक्सलेशन हर वक्त बदलता रहता है, वेलोसिटी भी बदलती रहती है। मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें तो फैक्ट्स होती हैं, थोड़ी सी चीज़ें। सर्कुलर मोशन में ये होता है कि हमने ये एक सर्कल बनाया, और हर वक्त इसमें जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, यहाँ से हम इसको एक सर्च करें तो इसकी जो हर वक्त एक डायरेक्शन बदलती रहती है। जिधर की तरफ कोई भी पत्थर चल रहा है, मूव कर रहे हैं किसी चीज़ को, आप कभी अक्सर देखेंगे कि कोई चीज़ मूव कर रही है, तो इस तरह से हम इसको मूव कराना चाहें, हम बताना चाहें कि इस तरफ से कोई पत्थर को हम इस एक सर्किल में इस तरह से कोई मूव कर रहा है, तो इसकी चूंकि डायरेक्शन बदलती जाती है, डायरेक्शन के साथ साथ इसकी जो कंडीशन है वो भी बदलती जाती है। तो वेलोसिटी चेंज होती रहती है। वेलोसिटी की वजह से क्या होता है, एस्केलेशन क्या होता है, v अपॉन टी होता है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये भी चेंज होता रहता है, एस्केलेशन भी चेंज होता रहता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है। हर पॉइंट पे जाने के बाद इधर की तरफ हो जाएगी, फिर इधर की तरफ हो जाएगी, फिर इधर की तरफ हो जाएगी। डायरेक्शन का अंदाजा उसके पॉइंट पे, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके, मतलब एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करके पता करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। या फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसी धागे में एक पत्थर बांधे, उसको घुमाना स्टार्ट कर दे, जिधर डायरेक्शन में आप उसको छोड़ेंगे वो उसके सीधे जाएगा 90 डिग्री पे, ना कि घूमते हुए जाएगा, वो एक सीधा चला जाएगा इस डायरेक्शन में। यही होगा ना? तो इससे जो होती है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूस बदलती रहती है। तो यहाँ पे एस्केलेशन जीरो तो नहीं हो सकता, एस्केलेशन तो बदलता रहता है, वेलोसिटी भी बदलती रहती है, और मोशन की वजह से जो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन है ये सही है इसमें। आया समझ में? हम्म। जो वेलोसिटी का हम अभी तक हम बायोलॉजिकल साइंस पढ़ रहे थे,
हिंदी में इसको सर्कुलर मोशन को घूर्णन गति बोलते हैं, घूर्णन गति। देखो यूनिट ऑफ पावर, पावर की जो यूनिट होती है क्या होती है? वॉट। वाट। हाँ, अच्छा मैं अब पूछ रहा हूँ, वर्क की यूनिट क्या होती है? सर जूल। फोर्स? न्यूटन। हम्म, बताते सर जाइए। फोर्स की न्यूटन। हम्म, एनर्जी की, वेट की क्या होती है? न्यूटन मीटर होता है। फोर्स का होता है F=ma, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसको बोलते हैं जूल, इसको बोलते हैं न्यूटन। वेट का होता है mg, ये भी इसका भी सेम होता है, इसको भी न्यूटन बोलते हैं। एनर्जी की होती है, एनर्जी कई होती हैं, mgh भी होती है, हाफ ऑफ mv² भी होती है, और भी बहुत सारी होती हैं। ये वाली होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है काइनेटिक एनर्जी, इसकी भी होती है जूल। प्रेशर की क्या होती है? पास्कल। पास्कल। अब देखो यहाँ से हम वर्क, द पावर ऑफ डूइंग वर्क, किसी काम को करने की पर यूनिट टाइम, वर्क करने की जो ताकत होती है W/T जो होता है वो होती है क्या? पावर। किसी भी चीज़ को करने की जो ताकत होती है उसको पावर बोलते हैं। P की जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर सेकेंड, इसको बोलते हैं वाट। इसकी बड़ी यूनिट होती है किलोवाट। अगर किलोवाट को 1 घंटे तक हम इस्तेमाल करते हैं, किलोवाट पर आवर, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। मान लो तुम्हारे घर में 1 किलोवाट का कोई सामान 1 घंटे तक चलता है, जैसे मान लो फैन है और वो 1 किलोवाट का है, या हीटर है, या इंडक्शन है, कोई भी एक सामान है और वो 1 घंटे तक चलता है, तो उससे 1 यूनिट तैयार हो जाएगी तुम्हारे घर में चलते हुए। 1 घंटे तक लगातार चलाते हैं उसे। वाट का मतलब 1 किलोवाट की चीज़ कंटिन्यूस 1 घंटे तक अगर चलाई जाती है तो 1 यूनिट तैयार हो जाती है। ठीक है, 1 किलोवाट 1 यूनिट में कितनी एनर्जी खाई जाती है, मतलब 1 किलोवाट पर आवर में कितनी एनर्जी होती है? 1 किलो में 1000 किलोवाट आवर्स में बात करें, पर आवर नहीं होता, 1 किलोवाट आवर, घंटे में नहीं करेंगे, किलोवाट आवर्स में। मतलब 1 घंटे को हमने मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3.6 10⁻6 जूल। मतलब अगर किसी के घर में 1 घंटे तक किसी ने 1 यूनिट का इस्तेमाल किया तो उसने 3.6 गुणा 10⁶ 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी का इस्तेमाल किया उसने, या उतने जूल वर्क किया उसने। अगर आपने इतना वर्क कर दिया तो मतलब आपने 1 यूनिट के बराबर वर्क कर दिया। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, आप इनको याद भी रखें। और भी यूनिट्स आएंगे साथ साथ तो मैं बताते जाऊंगा क्या क्या यूनिट्स होती हैं। प्रेशर की पास्कल होती है, वाट की होती है, न्यूटन में क्या होता है, और कुछ इसमें बताइए, कुछ और पूछना है इससे रिलेटेड यूनिट से? आपने क्या लिखा है ये MA MG वगैरह? mg मतलब ये, हाँ वो तुम्हें पता है, सॉरी। ये होता है, वर्क होता है फोर्स। अगर किसी चीज़ पे आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो ये फोर्स इंटू डी होता है, डिस्प्लेसमेंट।
ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये होता है मास एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट। अगर कोई चीज़ ज़मीन से 50 फीट ऊंचाई पे है तो उसका मास ज़मीन की तरफ से कोई वेट फोर्स लगा रहा होगा जो कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होगा, और हाइट का अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये एनर्जी हो जाती है, उसमें कितनी एनर्जी है। ऊपर से अगर वो चीज़ तुम्हारे ऊपर छोटी सी एक ईंट के बराबर जो होती है, एक पत्थर के बराबर भी अगर कोई चीज़ 50 फीट से ऊपर से गिर के आती है नीचे, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। अगर कोई बच्चा भी ऊपर से फेंक, मतलब कोई भी फेंके, बस ऐसे ही गिरा दी जाए, फेंकने की भी जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप से स्पीड बढ़ाती जाती है। आया समझ में? ये टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल फॉर्मूले में इस्तेमाल होते हैं। वाट का इस्तेमाल होता है। इफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब हम एक कॉइल्स बना लेते हैं उसके अंदर जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज डेवलप हो जाता है, तो चार्ज इज पुट ऑन अ रोड, किसी रॉड के ऊपर हमने वायर को लपेट दिया, कई बार लोग करते हैं इस तरह का। एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है जब वो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे आपने हाई टेंशन के आसपास देखा होगा कि बहुत दूर तक लोगों से कह दिया जाता है कि यहाँ से ना टच हो। कभी आदमी कोई उसमें तैश में आके या पतंग वगैरह के चक्कर में आके चिपक जाता है उससे, बहुत ज़्यादातर लोग इस तरह से हाई टेंशन से टच हो गया किसी तरह से, उसका दूर से भी टच हो जाता है, तो एक इसके बहुत दूर तक एक अच्छा खासा एरिया के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर आप उस एरिया में चले गए तो वो आपको खुद ब खुद खींच लेगा, और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको एट्रैक्शन होने के साथ साथ ही आपको वो डिस्ट्रक्शन भी कर देगा वहीं पे। अब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट अ फोर्स ऑन अ करंट अप्लाइंग वायर, ये उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। इनमें से तीनों में से कोई सा सही नहीं है, चौथा सही है। रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। एक कॉइल होती है जब जिसमें इंडक्शन के बेसिस पे जो हमारी मोटर्स चलती हैं, अगर उसके अंदर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उससे एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होती हैं ये दोनों, मोटर और ट्रांसफार्मर्स, जैसे डायनामोस वगैरह यूज करते हैं। तो इसमें चौथा आंसर सही है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चंस में एक्चुअली इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता कि और क्या हो सकता है, ऐसे नहीं वैसे करता है, तो ये पूरे डिटेल्स बताने में फिर इतना पास टाइम नहीं है। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में एक होता है कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स तो होता है इस तरह का मिरर, इस तरह का, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और ये वाला पीछे वाला पॉलिश वाला, जिधर की तरफ मैं इसमें एरो कर रहा हूँ क्योंकि हम इमेज को हमेशा इधर से लेते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, इधर पॉलिश हो रही होती है अंदर की तरफ से, मतलब चम्मच का खाने वाला जो हिस्सा होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और जो खाने के पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। अगर लेंस की बात करें तो ये इसका लेंस बनेगा, और एक ये होता है लेंस। दो तरह के लेंस होते हैं, इसको कॉनकेव लेंस, तो ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, दो तरह के लेंस होते हैं। एक लाइन होती है जो इसमें बीच में से निकल के जा रही होती है, जो कि देखने में नहीं मिलेगी आपको, कभी भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ से जाती है। जो मिडिल पॉइंट से एक हम रेस बना देते हैं अपने आप पे, इमेजिनरी लाइन होती है, होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ इसको भी प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, हर चीज़ में होती है। इसको पोल बोलते हैं, हर चीज़ के बीच में एक यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसको पोल बोलते हैं। यहाँ से एक दूरी होती है, देखो मैं एक एक ही ले लेता हूँ सिर्फ, अब मैं एक ही चीज़ के ऊपर बताता हूँ, इसमें सारी चीज़ें अलग अलग नहीं बताऊंगा। एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, एक लाइन इस तरह से चली जाती है, तो यहाँ से इसकी एक, जब अगर इसको इमेजिनेशन करो, चलो एक सर्कल बना के देखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं हम। यहाँ पे अगर एक सर्कल बना दिया हमने, तो इस सर्कल का क्या काम होता है कि अगर हम एक सर्कल में बात करें, अगर इसको छोटा छोटा तोड़ देते हैं,
यहाँ से हमने इसमें क्या किया, ये एक लेंस के टाइप का रहने देते हैं। तो ये पूरा एक सर्कल जैसे बन गया। अब हम यहाँ से एक लाइन बना करके इसको ड्राउ कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो है ना, यहाँ से इसका एक सेंटर बन दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ का इसका सेंटर होगा, सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये पूरा सर्कल हर कहीं पे बना हुआ नहीं दिखेगा, सिर्फ तुम्हें इतना लेंस दिखाई देगा। जब ये लेंस है तो ये कॉनकेव लेंस हम पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं, सॉरी नहीं कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव मिरर है ये, और लेंस होता तो ये अपोजिट बनता है, दूसरा तरफ से हो जाता है। इसका जो हाफ होता है यहाँ से, इसका जस्ट हाफ, ये मान लो 5 मीटर है या 10 मीटर है या 8 मीटर है या 2 मीटर है, तो इसका जस्ट हाफ में जो एक पॉइंट होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो होती है डिस्टेंस, यहाँ तक ये होती है फोकल लेंथ। तो आर का रिलेशन जो होता है, याद ये भी आ सकता है कि आर इज इक्वल टू जो होता है वो एफ अपॉन आर अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ होता है, आर इज एफ इज इक्वल टू 2r होता है। जितनी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक स्फेयर, एक क्या बोलते हैं लेंथ, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 5 मीटर है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, आधा कर देते हैं, बस इतना आंसर हो जाता है। या किसी की फोकल लेंथ है 1.8 मीटर दे रखी है, 1.8 मीटर दे रखी है या 18 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वो कितने बड़े सर्कल का, एक उस सर्कल का, उस स्फीयर का रेडियस बताइए जिसके में से वो काटा गया है। क्योंकि स्फीयर जो होते हैं वो किसी न किसी सर्कल में से, किसी न किसी स्फीयर में से काट के निकाले जाते हैं। अगर हम उनको आगे इमेजिन करें तो ऐसे स्फीयर जैसे बनता हुआ चला जाएगा। आया समझ में? अब सारे उसमें यही होता है, कौन चारों चीजें होती हैं, फोकल लेंथ, कैंसिलर लेंथ ऑफ कर्वेचर। अब इसमें क्वेश्चन के हिसाब से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इन इमेजेस फॉर्म कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर इन ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक चीज है ध्यान रखने की, कॉनकेव मिरर के लिए इसमें हमेशा इमेज जो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। एक केस एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। F ये रहा और P ये रहा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट, जितनी भी इमेजेस बनती हैं इस केस में कॉनकेव मिरर में, जितनी भी इमेज बनती हैं वो सब रियल और इन्वर्टेड होती हैं। इन्वर्टेड का मतलब वो वास्तविक होती हैं और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी होती हैं। मतलब आपका लेफ्ट आपका राइट हो जाता है, आपका राइट आपका लेफ्ट होता है। लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा है जब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पे कहीं भी रखेंगे तो इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब इधर की साइड कहीं पे दिखाई देगी, बनती हुई ऐसा लगेगा कि यहाँ होता तो यहाँ पे बनती इमेज, जो कि एक्चुअली में हो नहीं रहा होता है। तो आप अपने आप बता सकते हैं इस चीज को, when object is beyond the between principal focus and center of curvature, between pole and mirror of the principal focus। ये वाला सही हो गया, सी डी। आया समझ में? इसमें ज्यादातर क्वेश्चन तो फिजिक्स केमिस्ट्री के ही दिख रहे हैं। बायो के भी तो थे, अभी पीछे बायो के ही तो पढ़े थे हमने, 7 क्वेश्चन बायो के पढ़ चुके हैं। सात क्वेश्चन बायो के पढ़ चुका है, सर आइस के क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। अब किसी से भी क्वेश्चन हो, देखो मेरे हाथ में तो नहीं है, तो अब तो ऊपर की तरफ से कभी बायो के ज्यादा हो जाते हैं, कभी टीचर्स, ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आगे पीछे होते रहते हैं। ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। बस ये मैं तो इतना कहूँगा कि आप लोग और अच्छे से पढ़ें, बायो के आए या फिजिक्स के आए। अब
मैंने क्वेश्चन बताया, अब दूसरी चीज भी पढ़ लेते हैं कि कब, चूंकि आप लोगों ने तो पढ़ लिया, सिर्फ एक केस ऐसा होता है जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है बिटवीन पोल एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस में। कॉन्वेक्स में केस में क्या होता है? मिरर, देखो मिरर की बात कर रहा हूं मैं। रियल यहाँ होती है, रियल की जगह वर्चुअल एंड इरेक्टेड। और यहाँ पे 2 केसेस में इमेज बनती है, यहाँ 6 केस होते हैं, यहाँ पे 2 केस होते हैं। यहाँ ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो तुम्हारा, इसमें 7 केस में रखे जा सकते हैं। इनफाइनाइट पे रखा जा सकता है, सी के पीछे रखा जा सकता है, सी पे रखा जा सकता है, इन दोनों के सी और एफ के बीच में रखा जा सकता है, एफ पे रखा जा सकता है, एफ और पी के बीच में रखा जा सकता है। 6 केस हो गए। इसमें सिर्फ एक केस होता है, अगर हमने यहाँ पे देखा, इसमें 2 केस होते हैं, इनफाइनाइट पे और फाइनाइट डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट और फाइनाइट। इमेज वर्चुअल होती है और इरेक्टेड होती है, बस। इसका इस्तेमाल गाड़ियों में, बसों में लगा हुए होते हैं, बसों में लगे होते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? डॉक्टर्स वगैरह जो दांतों के वो होते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं दांतों को देखने के लिए, दांत वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आया समझ में? सर कन्वेक्स मिरर में जो B/W लिखा है, क्या है वो? कहाँ पे? कन्वेक्स मिरर बिटवीन, सॉरी, इसको समझ लिया करो, मैं बोल भी रहा था। बिटवीन लिख देते हैं इस तरह से कभी कभी। FNP फोकस एंड प्रिंसिपल, ये ना? हाँ, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। प्रिंसिपल नहीं होता, प्रिंसिपल तो लाइन होती है, मैंने बताया तो, इतनी देर से बता रहा था मैं, ये तो लाइन होती है। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें देखता हूँ, कुछ क्वेश्चन पड़े हो तो मेरे पास, मैं इसको सेंड कर देता हूँ। मैथ्स का टाइम, मेरे जो क्लास स्टार्ट हुए हैं वो बहुत थोड़ा लेट स्टार्ट की थी, मुझे साइंस भी पढ़ाना था, साइंस भी। बहरहाल सर ने उसके बता दिया होगा ये सारी चीज़ें। ये यहाँ से देख लेना, इसमें मैं इसको PDF को सेंड कर दूंगा आपके पास में, बस एक एक बार पढ़ना होगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन हम दूसरा देख लेते हैं इतनी देर में। आंख लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन की क्रिया के कारण होता है, बताइए जल्दी से। मसल्स क्लियरली, सेल्यूलरी मसल्स जो होती हैं इंसान की, उनके जरिए क्या होता है, इंसान में आंखें छोटी बड़ी कर लेते हैं। जैसे हमारी आंखों को रोशनी ज़्यादा मिल रही है तो हम उसको छोटा करके और उनको देख लेते हैं, मतलब चंदिया वैसे कर लेते हैं। और अगर हमें रोशनी कम मिल रही है तो उनको फैला करके मतलब आंखों की बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कमज़ोर होती चली जाती है मसल्स, और इनकी वजह से फिर हमारी आंखों में, मतलब जो भी इंसान है उसकी आंखों में डिफेक्ट डेवलप हो जाता है। 3 तरह के डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हेट्रोमायोपिया, और क्या होता है, प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया में क्या होता है, इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। मायोपिया में मतलब दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते, पास के दिखाई देते हैं, इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। हाइड्रोमायोपिया का मतलब होता है उसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती। हिंदी में बोलते हैं इसको, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष,
निकट दृष्टि दोष। देखो इसमें जैसे भी मैंने पीछे बता रहा था ना, ये आपको दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन होता है। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये दो तरह से इसमें जो सारे पार्ट्स हैं, इसको सेंड कर दे रहा हूँ। थोड़ी देर का, मुश्किल से 15 मिनट का टाइम लगेगा आपको इसको, अगर पढ़ना चाहेंगे तो अच्छे से पढ़ लेना। पोल क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें डिफाइन है अच्छे से, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। और रेज कब कहाँ पे इमेज बनती है, व्हेन ऑब्जेक्ट पुट एट द प्लेस इन्फिनिटी, जब कहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा होता है, जब फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, जब सी के ऊपर रखा होता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तब इमेज बनती जाती है। ठीक है, पढ़ेंगे इसको, नहीं पढ़ना है? सर ये सेंड कर दीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ बना करके सेंड कर दूंगा आप लोगों को। देखो जितना हो सकता है पढ़ लीजिए, बेहतर है। आयुष के आप लोग के सारे लोगों का सिलेक्शन हो, और इसमें चूँकि जो भी चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं अभी हम बता रहे हैं, तो इसमें जो आंखों की रेटिना जो होती है उसको सेलेरियली मसल्स जो होती हैं, उसका काम ये होता है कि वो आंखों की फोकल लेंथ को छोटा बड़ा करती चली जाती है। रेटिना जो होती है दैट इज अ क्या होता है रेटिना? रेटिना इज अ लाइक अ स्क्रीन, मतलब जहाँ पे इमेज टकराती है जा करके, मतलब जो दोनों रेज होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, और ये स्क्रीन वहाँ पे इमेज बनती है। एंड दिस सेंड द सिग्नल्स टू द ब्रेन बाय द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम के जरिए ये उसके सिग्नल्स जाते हैं, और उन सिग्नल से पता चलता है, माइंड इंटरप्रेट करके बताता है कि वो कितना आया समझ में। पुतली जो होती है, वो पुतली जो होती है, स्टार जो होता है आंखों का, ये कंट्रोल करता है लाइट को, कितनी लाइट लेनी है, कितना रोशनी नहीं लेनी है, हमने कब क्या करना है। इरिस जो होती है, उसका काम मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ क्या है, देख लेना बाद में बता दूंगा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना है और कुछ समझाने की बात नहीं है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको फाइंड किया था पेनिसिलिन को। Which of the following is the first word processor applications? ये मेरा काम नहीं है। सर क्या होगा इसका? देखो मुझे इसके बारे में, मैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, जो मुझे पता है मैं उसके बारे में सर से पूछ लेना। For first word processor application, ये कंप्यूटर्स वाला सर से पूछ लेना आराम से आप। ये पेपर आपके पास है नहीं है? नो सर। सर आप सेंड कर दीजिएगा। अब मैथ्स के क्वेश्चन करें थोड़े से। हाँ, एक क्वेश्चन ये तो रह गया, रिकेट्स किसकी वजह से होता है? सर विटामिन सी ना? देखो विटामिन ए की वजह से, विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से। रिकेट्स के लक्षण क्या होते हैं? इसमें हड्डी कमजोर हो जाती है, माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों को अक्सर इसकी प्रॉब्लम होती है, हड्डी टेढ़ी हो जाती है, हाथ पे पेट निकल आता है। ये रिकेट्स की निशानियां। हाथों की जो गोट मसल्स होती है वो बिल्कुल सूख जाती हैं, और पेट निकल आता है बच्चों का, हड्डी टेढ़ी हो जाती है, टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। तो सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चे मध्य प्रदेश में, इंडिया में अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश और यूपी में है, और दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों की परेशानी इस तरह की अफ्रीका के देशों में है। विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है बताओ चलो? सर आंखें खराब। यस सर। क्या बोलते विटामिन हैं? ए से आंखों का। नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों की प्रॉब्लम जो होती है, नाइट ब्लाइंडनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अगर विटामिन की कमी हो जाती है, रात में दिखाई नहीं देता। और लेकिन आंखों की जो बीमारियां होती हैं, आंखों की प्रॉब्लम जो होती है, वो विटामिन ए की वजह से होती है। विटामिन सी की वजह से क्या होता है? सर ने पढ़ाया है, मैंने देखे हैं नोट्स आपके, मेरे ग्रुप में भी आता है, ग्रुप में मैं भी ज्वाइन हूँ, मुझे पता है। सर ने सारी सेंड की है, विटामिन की कौन सी कमी से कौन सा होता है। आप पढ़ भी नहीं रहे हैं तो फिर क्या फायदा, बताइए। रजा सर ने सारे नोट्स बना करके सेंड किए हैं, हैंड रिटन नोट्स में, बड़ी मेहनत से बनाते हैं हम लोग, और आप लोगों ने उसको पढ़ा तक नहीं है, कौन सी बीमारी किससे होती है। विटामिन सी की वजह से स्केवी हो जाता है, स्कर्वी जो होता है बोलते हैं, दांतों में, होठों में, मसूड़ों में, गम्स में हो जाता है, ब्लड निकलने लगता है। बेरी बेरी कौन? बेरी अलग होता है, वो स्किन की प्रॉब्लम होती है।
आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, घेंगा, घेंगा मतलब यस होता है गोइटर। वो गले में गांठ जैसी हो जाती है, उनको बोलते हैं। थायराइड वगैरह भी उसको, थायराइड उसको बोलते हैं शायद। गोइटर। हाँ गॉट, हाँ सॉरी वो होता है, थायराइड नहीं होता, गॉटिस बोलते हैं उसको, अलग होता है। यस सर। अब देखो ये नंबर से जैसे ये नंबर, अब इसमें क्या करना है, मैथ्स के क्वेश्चन है। अब 950 माइनस करना है, तो 950 में से कितना करें ताकि ये आ जाए। तो इसको इधर ले आते हैं, इसको दूसरे को उधर ले जाएंगे, सब। HCF इनका क्या HCF होगा बताइए, 42, 63 और 140, 7 होगा। सर 7 होगा। तो मल्टीप्लाई करो, कौन सा सही है इसके लिए। डेसिमल काउंट करते हैं हमें, 36 तो ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डेसिमल है, 1 2 3, ये हो गया डेसिमल, यहाँ लगा दें, खत्म हो जाएगा। ये वाला सही है इसका, कभी इसके चक्कर में मत रहना, ये मेरा कल लगाया हुआ नहीं है, मेरे पास PDF है बस, ऐसे ही। सी ठीक है इसका। A liter of water, a liter of water weight 1 kilogram. How many cubic milliliters of water will length weight 0.1 ग्राम। मैंने बताया था 1 लीटर पानी और एक का वजन जो है वो 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो कितने मिलीलीटर, कितने क्यूबिक मिलीलीटर पानी आएगा, हाउ मेनी क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ वाटर विल वेट 0.1 ग्राम। देखो इसमें ये बताना था, एक ये ध्यान रखना है इसमें कि वाटर का जो वेट होता है वो अलग, पहले हम लेते हैं ना कि लीटर में ला रहे हैं तो 921 920 ग्राम आता है वजन के हिसाब से देखें तो, लेकिन यहाँ दे रखा है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो 1 ml 1 ग्राम, 0.1 ml 0.1 ग्राम, क्योंकि ये 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यही होता है। समझ में आया नहीं आया? 1000 1 liter is equal to 1000 milli 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर है, ये लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी नहीं लिख पाता है पूरा ठीक से। 1000 1 लीटर में 1000, एक लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो दोनों बराबर दे रखे हैं, 1000 किलोग्राम, 1 लीटर और 1 किलोग्राम बराबर बराबर दे रखे हैं, मतलब 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम हो गया। तो 1 मिलीलीटर, अगर इसको इसके हिसाब से देखें तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, 1 से 1 इक्वल हो गया, तो 0.1 ml इज इक्वल टू 0.1 ग्राम हो जाएगा। करो नेक्स्ट वाला करो, क्या होगा।
हो जाएगा। आंसर समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? यस सर। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं वैसे। आज कितनी क्लासेस हैं आपकी? 2 क्लासेस हैं, 3? In an examination, it is required to get 36% of marks to pass. A student get 113 marks and was declared failed by 85 marks. What was the maximum marks? एक स्टूडेंट एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 113 अंक मिले और उसे 85 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया। तो 113 और 85 कितना होता है पहले बताओ मुझे? 398 है ना? मतलब 198 चाहिए था उसको पास होने के लिए। पासिंग मार्क्स हैं, मतलब 36% है। वो पास ही नहीं हो पाया, बिल्कुल किनारे पे भी पास नहीं हो पाया। तो 100% बताना है हमने कि x का 36% कितना है। इसका होगा ये x का 30%, 36% ऑफ x इज इक्वल टू 198। तो x कितना हो जाएगा? 198, 100, 36, 18 से 2 बार, 18 से 11 बार, 50 बार, टोटल 550 नंबर हैं और 198 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा कैसे कर रहे हैं हम इसको? तो एक बार क्वेश्चन दिखाइएगा। क्वेश्चन एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन क्लास इज 12 years। द एवरेज एज ऑफ बच्चों की 12 एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। कक्षा के 5 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 5, 10 और 5 छात्रों के दूसरे समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शेष छात्रों की औसत आयु क्या है? देखो 30 आयु है, 30 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 30 छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट्स 30, एवरेज एज 12। सारे बच्चों की एज कितनी होगी? 12, 30, 360। कक्षा के 5 स्टूडेंट की एज जो है वो 10 है, 50। 5 स्टूडेंट की एज 14 है, 70। कितना हुआ? 120। बचे बचे कितने टोटल? 5 और 5, 10,
हमें कितने बच रहा है? 10 तो हो गए, बचे कितने स्टूडेंट? 20 बचे, बाकियों का एवरेज निकालना है। हमने मान लिया था x साल है उनका, और इसमें से 360 में से 120 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। टैक्स बराबर होगा 240/20 12। तो x मतलब 12, बाकी 20 स्टूडेंट की एवरेज एज भी 12 ही है। बाकी इसका आंसर सही ठीक है। एक कक्षा में 30 छात्रों की, हम पहले 30 छात्रों की औसत आयु के हिसाब से उन पूरे स्टूडेंट की अगर एज को हम जोड़ लें तो वो 30 साल से 12 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 360। 5 छात्रों के समूह की औसत आयु 10 साल है तो मतलब 50 साल हो गए पांचों के बच्चों की। 5 छात्रों के दूसरे समूह की औसत आयु 14 साल है मतलब 70 साल हो गया। 6 छात्रों की औसत आयु, तो 12 में से 30 में से छात्रों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और पूरी टोटल एज में से इन 10 बच्चों की एज सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12, तो औसत आयु जो होगी वो 12 ही हो जाएगी बस उसकी। बाकी हम क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चन आप लोग करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, मैं उसके क्वेश्चन को बताऊंगा आपको। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़िए, मैं इसको शेयर कर देता हूँ जो अब मैंने भी बताया था। ये क्वेश्चन कर दीजिए, क्या? ये वाला क्वेश्चन कर क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर, ठीक है मैं इसको भी सेंड कर देता हूँ। ओके सर। मैं बाकी आप लोग तैयारी करिए अच्छे से, इस तरह का कोई भी चीज़ें छूट ना पाए। क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को? तब तो खैर दिक्कत ख़त्म ही हो जानी चाहिए, तो क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है, सिलेबस हम पढ़ा चुके हैं, तो चीज़ें तो कभी पूरी हो ही नहीं पाएंगी। खैर हम अपना उसमें ट्राई करते रहें। थैंक यू सर। वर्ड तो खुल जाता होगा ना आपके उसमें, मोबाइल में? दो पेपर है मेरे पास में, मैंने दोनों पेपर शेयर कर दे रहा हूँ इसमें, आप लोग इसको थोड़ा बड़ा है साइज में, देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम? देखो प्रॉब्लम्स में आप लोगों ने पढ़ा बहुत कुछ बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरे ख्याल से बस क्लास हो गई, क्लास ख़त्म तो आपने क्लास को बस ऐसे ही छोड़ दिया है, अदरवाइज तो यहाँ जितने आराम से हम लोगों ने बहुत हल्के हल्के उससे पढ़ाया है, और जो सेकंड बैच वाले हैं, जो फर्स्ट बैच वाले हैं जिन्होंने शुरू में स्टार्ट किया था, उन लोगों को तो मेरे ख्याल से 4 महीने से ज़्यादा हो गए पढ़ते हुए। और चार इसी महीने की पढ़ाई की है। लेकिन देखो ये तो तुम्हारी उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तभी तो होगा। बैच तो हम लोगों ने फेब में स्टार्ट किया था, मार्च से स्टार्ट हो गया था, तो मार्च में ही स्टार्ट हो गई थी पढ़ाई तो, लेकिन आप लोगों ने जब लेट ज्वाइन किया है, आगे से ध्यान रखो इन चीज़ों का। अगर कोई चीज़ डिसाइड करके चलना पर चाहिए होता है कि आपको करना क्या है,
अगर आपने ये पहले ही डिसाइड कर लिया कि करना क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर पाते हैं। फीस में भी उनको रिलैक्सेशन में है, टाइम क्लासेस भी अच्छी खासी मिली जिन लोगों ने स्टार्ट में स्टार्ट कर दिया था, और जिन लोगों ने बाद में स्टार्ट किया उनसे फीस भी ज़्यादा लिखी, क्लासेस भी, रिवीजन भी कम टाइम मिला है। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ छूटी नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा मिल गया उनको पूछने का भी और फैमिलियर होने का प्रॉब्लम्स के साथ में। और बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है, आप लोगों ने डीएलएड का दिया था किसी ने? डीएलएड का क्वेश्चन दिया था, वो दिया था एग्ज़ाम किसी ने? सर महेश ने दिया था। अच्छा, चलिए आप लोग कहिए, इसको तैयार करिए, बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो पूछिएगा फिर बाद में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।